हाँ जी, राधे राधे। सूरज तो उसी दिशा से निकला है जिस दिशा से रोज निकलता है। सही। मेरी आवाज आ रही है आप तक? कंफर्म कर दो एक बार। आवाज नहीं आ। हेलो। हेलो। क्या? आ रही है आवाज? चलो ठीक। दिख नहीं रहे? क्या प्रॉब्लम? वहां नहीं जा रहा। अब बताओ। आवाज भी आ रही है, दिख भी रहा हूं। चलो ठीक। क्या क्या शिकायतें लेके आए हो? महाकुंभ में गया था नानी के लिए पाप धोने के लिए कि पाप ज्यादा हो गए बच्चों की क्लास नहीं लेने की वजह से। आज का टॉपिक अपना प्रजामंडल आंदोलन। हेडिंग डाल लो प्रजामंडल आंदोलन। नहीं, मुझे कौन लेके जाएगा? कहाँ खोऊंगा मैं? हेडिंग डालो प्रजामंडल आंदोलन। हाँ जी। देखो, यहाँ पर हम बात करें प्रजामंडल आंदोलन की तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि इनके पृष्ठभूमि क्या थी प्रजामंडल आंदोलनों की। और पृष्ठभूमि की यदि बात की जाए पृष्ठभूमि की बात की जाए तो भारत में पहली राजनीतिक जो संस्था थी, वो भारत में पहली राजनीतिक संस्था थी, उसका नाम था नेशनल कांग्रेस। और यहां पर नेशनल कांग्रेस की बात की जाए तो नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। और 28 दिसंबर 1885 को जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड डफरिन। और लॉर्ड डफरिन की बात की जाए तो ये इसके दिमाग की उपज थी। और इसके काल में एक रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी था। क्या नाम था? रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी। और उसका नाम था एओ ह्यूम। एलन ऑक्टोवन ह्यूम। तो एलन ऑक्टोवन ह्यूम की बात करें तो इसके द्वारा 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और जब कांग्रेस की स्थापना की गई तो इस समय कांग्रेस के एजेंडे में क्या था? देशी रियासतों को शामिल नहीं किया गया। इस समय क्या नहीं किया गया? देशी रियासतों की तरफ
कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो याद रखना कि भारत की पहली राजनीतिक पार्टी थी वो थी नेशनल कांग्रेस, और नेशनल कांग्रेस के एजेंडे में देशी रियासतों को शामिल नहीं किया गया था। अब जब देशी रियासतों को शामिल नहीं किया गया तो फिर 1920 ईस्वी, 1885 से आगे चले तो 1920 ईस्वी, और 1920 ईस्वी की यहां पर बात की जाए तो महात्मा गांधी का पहला सबसे बड़ा आंदोलन चला था, और वह बड़ा आंदोलन चला था असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी का सबसे बड़ा आंदोलन पहला चला था असहयोग आंदोलन, और असहयोग आंदोलन कब चला? 1 अगस्त 1920। गांधी जी ने अपना यह आंदोलन 1 अगस्त 1920 को अपनी 3 उपाधियां लौटाकर किया था इसका प्रारंभ। और 3 उपाधियां जो लौटाई थी महात्मा गांधी के द्वारा वो थी केसरी हिंद की उपाधि, दूसरी उपाधि थी जुलू पदक, और तीसरी उपाधि थी बोअर पदक। इस प्रकार से 3 उपाधियां लौटाकर उन्होंने अपना आंदोलन तो प्रारंभ किया, लेकिन इस आंदोलन की यदि बात की जाए तो इस आंदोलन में प्रारंभ में तो ये तय हुआ था कि देशी रियासतों को भी इसमें शामिल किया जाए, लेकिन अंत में क्या हुआ कि महात्मा गांधी ने ये डिसाइड किया कि देशी रियासतों को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल नहीं किया जाए। तो आप कह सकते हो कि 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने देशी रियासतों की तरफ कैसा ध्यान दिया था? नकारात्मक ध्यान दिया था। यानी इच्छा थी कि देशी रियासतों को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल किया जाए, लेकिन बाद में कोई ध्यान नहीं दिया गया। फिर 1938 हरिपुरा अधिवेशन। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ, और ये कांग्रेस का अधिवेशन था 1938 में जो हरिपुरा में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो सुभाष चंद्र बोस ने जब इसकी अध्यक्षता की तो हरिपुरा अधिवेशन में पहली बार यह तय हुआ कि देशी रियासतें राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ले सकती हैं। तो आप कह सकते हो इस अधिवेशन में तय हुआ कि देशी रियासतें राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ले सकती है। तो याद रखना कि इस अधिवेशन में तय हुआ कि देशी रियासतें क्या कर सकती है? राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ले सकती हैं। तो देशी रियासतों को राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने की जो मंजूरी मिली थी वह 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में मिली थी। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपके लिए याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन आया है कि ऐसा कौन सा अधिवेशन था कांग्रेस का जिसमें देशी रियासतों को राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने की स्वीकृति दी गई। तो आपको बता रहा हूं 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी, जिसमें पहली बार देशी रियासतों को राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने की अनुमति दी। अब यहां पर तो ये हो गई इसकी पृष्ठभूमि कि कैसे देशी रियासतों पर लोगों की प्रतिक्रिया हुई। अब आगे बात करें कि प्रजामंडल स्थापित करने के
कारण प्रजामंडल स्थापित करने के कारण, कैसे कौन कौन से कारण थे जिनकी वजह से अपने यहां पर प्रजामंडल स्थापित करने के कारण हुए? तो अपन यहां पर बात करें इनके कारणों की। पहला कारण, देखो पहले कारण की बात करें तो क्या था कि यहां तक आते आते ये तो तय हो गया था 1930 के बाद में, क्योंकि 1930 का जब मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन था तो मोहम्मद इकबाल ने क्या किया था, एक अलग से मुस्लिम प्रांत की मांग कर ली थी। और धीरे धीरे ये जो मांग थी इतनी प्रबल हो गई थी जिससे इस बात का पता चला था कि भारत का विभाजन होगा, और विभाजन होंगे तो दो राष्ट्र बनेंगे। अब दो राष्ट्र बनेंगे तो इन देशी रियासतों को किसमें मिलाया जाए? तो यहां पर लोगों की मंशा थी कि इन देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने के लिए, तैयार करने के लिए प्रजामंडल स्थापित किए गए थे। तो एक तो ये हो गया कि देशी रियासतों को देशी रियासतों को भारत संघ में मिलाने के लिए तैयार करना। तो एक तो क्या था कि देशी रियासतों को इस बात के लिए तैयार करना था कि आपको भारत संघ में मिलना है, एक तो कारण ये था। दूसरा कारण ये था कि देशी रियासतों पर सहायक संधि तोड़ने का दबाव डालना। दूसरा कारण ये था, देशी रियासतों, जिन जिन देशी रियासतों ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की तो उनमें क्या था कि प्रत्येक रियासत में एक एक अंग्रेज अधिकारी तैनात था। अब वो अंग्रेज अधिकारी वहां पर हस्तक्षेप कर रहा था उनकी शासन व्यवस्था में, इसलिए उन पर ये दबाव डालना था कि आपके द्वारा जो अंग्रेजों के साथ सहायक संधियां की गई हैं वो सहायक संधियां क्या करनी है, तोड़नी है। तीसरी कारण, प्रत्येक रियासत में उत्तरदायी शासन स्थापित करना। उत्तरदायी शासन का मतलब वहां पर राजाओं का शासन था, और राजाओं के शासन में उत्तरदायी शासन का मतलब था कि उसमें जनता की भागीदारी भी होनी चाहिए। और प्रत्येक रियासत में ये उत्तरदायी शासन स्थापित होगा तो संभवतः वो भारत संघ में मिलने के लिए जल्दी तैयार हो जाएगी। क्या नाराज हो के इतने जो चुपचाप भी बैठे हुए हो? कितनी शिकायतें दर्ज करवाई सर के पास? ये तीन कारण आपके प्रजामंडल स्थापित करने के थे। कितने कारण थे? तीन कारण थे। हम मानते हैं कि मेरी वजह से आप थोड़े से लेट हो गए अपने कोर्स में, लेकिन इस वीक में कंप्लीट करवा देंगे। तो उसमें रूसना क्यों है? राजी राजी बोल दो कि सर लेट हो गए आपकी वजह से, इसकी इसका ब्लेम आप पर होगा। अरे सुनते बहुत है, आपकी वजह से मुझे बहुत सुनना पड़ा। प्रॉब्लम तो यही है। आपकी सुनते हो और दूसरों की कहां सुनते हैं, और तो कोई सुनाने वाला ही नहीं है, आप ही सुनाते हो।
हाँ अब जल्दी हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो ये तीन कारण थे जिनकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ था, प्रजामंडल स्थापित हुआ था। आगे की बात करें तो यहाँ पर राजस्थान की 19 देशी रियासतों में से केवल 18 रियासतों में प्रजामंडल स्थापित किए गए। एकमात्र टोंक रियासत थी जहां पर कोई प्रजामंडल स्थापित नहीं हुआ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, रूट सकते हो, आपके पास अधिकार है रूठने का, लेकिन रूट के फिर मनना भी चाहिए, ऐसे नहीं कि आप मनो ही नहीं। रूट लिए 15 दिन तक रूठे हुए ही थे, आज तो राजी राजी क्लास लो, जिससे कि मेरी भी इच्छा हो पढ़ाने की कि हाँ सब राजी राजी। आप देख तो देखो, अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवा रहे, सूरज को निकाल के भगदड़ लिए, वो तो कहा गए कि नहीं सर सूरज आज दूसरी दिशा से निकला है। तो राजस्थान की बात की जाए तो इस समय कुल 19 देशी रियासतें थी राजस्थान में, और 19 देशी रियासतों में से केवल 18 रियासतों में ही प्रजामंडल स्थापित हुई। और जब 18 रियासतों में प्रजामंडल स्थापित हुए तो 19वीं एकमात्र रियासत थी, एकमात्र रियासत कौन सी थी, टोंक, जहां पर कोई प्रजामंडली स्थापित नहीं हुई है, और यह एकमात्र मुस्लिम रियासत भी थी, एकमात्र मुस्लिम रियासत भी थी। तो देखना, एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक थी जहां पर किसी भी प्रकार का कोई प्रजामंडल स्थापित नहीं हुआ। फिर आगे की बात करें, राजस्थान के 3 प्रजामंडलों की स्थापना राजस्थान से बाहर हुई। क्या हुई, राजस्थान के 3 प्रजामंडलों की स्थापना राजस्थान से बाहर हुई थी। याद रखना, राजस्थान के 3 ऐसे प्रजामंडल थे जिनकी स्थापना राजस्थान में नहीं हुई, राजस्थान से बाहर हुई थी। और वो 3 प्रजामंडल कौन कौन से थे उनकी बात करें, भरतपुर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, और तीसरा है सिरोही प्रजामंडल।
तो इस प्रकार से 3 ऐसे प्रजामंडल थे जिनकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई। किसकी? भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना बाहर हुई, बीकानेर की हुई और सिरोही की। अब हुई कहां उनकी बात करें तो भरतपुर की हुई थी कहां पर? रेवाड़ी में। रेवाड़ी कहां पर है? हरियाणा में है। इसकी हुई थी कहां? कलकत्ता में। और सिरोही की हुई थी बंबई में। तो राजस्थान के 3 ऐसे प्रजामंडल जिनकी स्थापना राजस्थान में न होकर राजस्थान से बाहर हुई थी। भरतपुर की रेवाड़ी हरियाणा में हुई, बीकानेर की कलकत्ता में हुई थी और सिरोही की कहां पे हुई थी? बंबई में हुई थी। आगे की बात करें, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में की गई थी। तो याद रखना कि जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना भी जैसलमेर में नहीं हुई, लेकिन राजस्थान से बाहर भी नहीं हुई। तो कहां हुई? जोधपुर में। तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहां पर हुई थी? जोधपुर में की गई थी। ये तो आ गया इनका जनरल इंट्रोडक्शन। अब अपन पहले तो बात करेंगे एक लिस्ट की कि राजस्थान में महत्वपूर्ण जो 18 प्रजामंडल थे कब और किसके द्वारा स्थापित किए गए थे। और उसके बाद में हम बात करेंगे उनमें कुछ जो महत्वपूर्ण थे उनका डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ेंगे। जो 5-7 हैं जो मेन मेन है उनका अपन वर्णन भी करेंगे। यहाँ पर बात करें सबसे पहले अपन उनकी लिस्ट की। अब देखो यदि ये लिस्ट आपकी याद हो जाती है तो आपका चैप्टर 80% वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस है, 80% क्वेश्चन सही भी हो सकते हैं, लेकिन 20% चांसेस फिर डिस्क्रिप्टिव में आते हैं। जो महत्वपूर्ण प्रजामंडलों के अपन डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले याद करने के लिए एक तरीका है, और तरीका क्या है? जैसे अपन बात करें 1931 दो प्रजामंडल, 1934 वहां भी दो प्रजामंडल, 1936 वहां भी दो प्रजामंडल, 1938 वहां पर 5 प्रजामंडल, 1939 वहां पर 3 प्रजामंडल, 1942 वहां पर 1 प्रजामंडल, 1943 वहां पर 1, 1944 वहां पर 1, 1945 वहां पर 2 और 1946 वहां पर 1। कोई कट रही है? बेटा अपना नेटवर्क चेक कर लो, यहाँ तो सही है वो इस मेरे हिसाब से तो। और बाकी के पास आ रही है कि सही आवाज? कमलेश कुमारी मीना बता रही है कि वॉइस कट रही है। क्लियर है? देखो दूसरों के पास तो आपका नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। आप एक बार फ्लाइट मोड करके ऑन कर लो, शायद सही नेटवर्क आएगा। ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहे हो? देखो थोड़ा सा वो क्या है कि इतने दिन डिले होने का भी कारण था कि कैमरा खराब हो गया था, और कैमरा खराब होने के कारण ये आपकी क्लासेस डिले हुई थी। तो थोड़ा सा कैमरे की सेटिंग हो जाएगी, आज आप थोड़ा सा देख लो, एडजस्ट कर लो। वैसे ब्लैक एंड व्हाइट तो शायद मैं ही ब्लैक एंड व्हाइट हूँ। चलो ठीक है। हाँ जी। अब देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको दिमाग में आइडिया होगा, तो इस आइडिया के आधार पर क्या है कि आप वो लिस्ट याद कर सकते हो। वैसे आप याद करने बैठोगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी। लेकिन इतना याद करने पर भाई 1931 में 2 प्रजामंडल, फिर 34 में 2, 36 में 2, 38 में 5, 39 में 3, 42 में 1, 43 में 1, 44 में 1, 45 में 2 और 46 में 1। तो इस प्रकार से यदि याद करोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएंगे। अब यहां पर बात करें देखो इस लिस्ट की, मैंने बताया 1931 में 1, तो 1931 में 2 प्रजामंडल बताए मैंने। 1931 में कितने प्रजामंडल बताए? 2। और 2 प्रजामंडलों की यहां पर बात की जाए तो 2 प्रजामंडल कौन कौन से हैं? एक है जयपुर प्रजामंडल,
और दूसरा है बूंदी प्रजामंडल। अब यहाँ पर जयपुर प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल की बात की जाए तो जयपुर प्रजामंडल कपूरचंद पाटनी, कांतिलाल और ऋषिदत्त मेहता। दो हो गए। फिर बात करें अपने यहाँ पर 1932, 1934, 1934 की बात की जाए तो यहां पर भी मैंने दो बताए थे, और 1934 में दो बताए थे तो उनकी बात करें, एक आपके आ जाएगा मारवाड़ प्रजामंडल, और दूसरा आपका आ जाएगा हाड़ौती प्रजामंडल। तो यहां पर आपके दो आ गए, एक आपके मारवाड़ प्रजामंडल और एक आपका आ गया हाड़ौती प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल की बात करें तो मास्टर भंवरलाल सराफ, तो यहां पर मास्टर भंवरलाल सराफ का नाम आएगा। और यहां हाड़ौती प्रजामंडल की बात करें तो पंडित नैनूराम शर्मा। तो यहां पर किसका नाम आएगा, पंडित नैनूराम शर्मा का नाम आएगा। तो इस प्रकार 1934 में दो गए। फिर बात करें 1936, 1936 में कितने हैं, दो हैं। और 1936 में दो की बात की जाए, एक है बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल की बात करें तो मक्खाराम वेद और दूसरा है धौलपुर प्रजामंडल। यहां पर आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दोगे आप। धौलपुर प्रजामंडल की बात करें तो आपकी कई किताबें इसकी स्थापना 1939 में बताते हैं। कितनी बताते हैं, 1939 में। तो याद रखना, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना, यही यदि कहीं 1939 लिखा हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होना। तो 1939 नहीं करना, 1936 करना है। और किसके द्वारा, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा। तो किसके द्वारा, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा। तो इस प्रकार से 1936 तक आगे आगे बात करते हैं हम। यहां पर थोड़े से कंफ्यूज होंगे आप। 1938, 1938 की यदि बात की जाए तो 1938 में कितने हैं, पांच हैं। पांच में लेकिन घबराना नहीं है, हो जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है। और यहां पर 1938 में पांच है। तो पहला है मेवाड़ प्रजामंडल, फिर है सापुरा प्रजामंडल, फिर है अलवर प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल, और करौली प्रजामंडल। 1930 में कितने आ गए, पांच आ गए आपके।
ये आप जो बात कर रहे हो यहाँ पर, यहाँ की बात कर रहे हो आप, सही है। कृष्ण दत्त पालीवाल वो इनका सहयोगी था। अब यहाँ पर तो देखो बात की जाए तो कृष्ण दत्त पालीवाल की बात की जाए तो यहाँ पर भी आपने देखा होगा मेवाड़ प्रजामंडल में देखो एक नाम नहीं आएगा, मेवाड़ प्रजामंडल में आपके नाम आएगा बलवंत राय मेहता, तो इसका एक सहयोगी भी था माणिक्यलाल वर्मा। तो ये एक सहयोगी हुआ करते थे दूसरे, तो आप दो का नाम लिखो तो वो उसका सहयोगी हो जाता है। अब जैसे यहां पर देखना रमेश चंद्र ओझा और दूसरा इसका आता था लादूराम, ये इनके सहयोगी हुआ करते थे। अलवर का हरिनारायण शर्मा, अभिन हरि शर्मा भी आएगा यहाँ पर, गोपीलाल यादव, और त्रिलोक चंद माथुर। तो इस प्रकार से ये 1938 में कितने हो गए आपके, 5 हो गए, मेवाड़ हो गया, सापुरा हो गया, अलवर हो गया, भरतपुर हो गया और करौली हो गया। अब 1938 के बाद में मैंने आपको बताया था 1939, और 1939 की यदि बात की जाए तो उसमें मैंने कितने बताए थे, 3 प्रजामंडल बताए थे। कितने प्रजामंडल बताए थे, 3 प्रजामंडल बताए थे। अब 3 प्रजामंडलों की यहां पर बात की जाए तो पहला है आपका किशनगढ़ प्रजामंडल, दूसरा आपका है सिरोही प्रजामंडल, और तीसरा आपका आ जाएगा कोटा प्रजामंडल। इस प्रकार से 3 आ गए आपका, एक आ गया किशनगढ़, एक आ गया सिरोही और एक आ गया कोटा। किशनगढ़ की बात करें जमाल शाह है, फिर सिरोही की बात करें गोकुल भाई भट्ट, और कोटा की बात करें पंडित नैनूराम शर्मा। तो इस प्रकार से 3 आ गया आपके, किशनगढ़ आ गया, एक सिरोही आ गया और एक कोटा आ गया। तो इस प्रकार से ये 3 प्रजामंडल यहाँ। फिर आगे की बात करें हम 1942, 1942 में देखो रियासत नहीं थी ये, रियासत न होके क्या था, कुशलगढ़ था। कुशलगढ़ एक ठिकाना हुआ करता था, वहां पर भी प्रजामंडल स्थापित हुआ, कुशलगढ़ प्रजामंडल। भंवरलाल निगम, फिर 1943 यहां पर भी एक है, यहां पर भी एक है, यह है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा प्रजामंडल की बात करें तो भूपेंद्र नाथ, उन्नीस सौ चौवालीस एक,
1944 में देखा जाए डूंगरपुर प्रजामंडल, भोगीलाल पांड्या, ये 1944 में है। फिर 1945 दो, 1945 में दो की यदि बात की जाए, प्रतापगढ़ प्रजामंडल, जैसलमेर प्रजामंडल। प्रतापगढ़ प्रजामंडल का है चुन्नीलाल और अमृतलाल पाठक। जैसलमेर प्रजामंडल का है मीठालाल व्यास। लास्ट है 1946 एक, झालावाड़ प्रजामंडल। मांगीलाल। क्या आपकी लिस्ट कंप्लीट? देखना एक बार दोबारा। हाँ जी, हाँ जी, डलवा देंगे बोर्ड। कुछ की पीडीएफ गायब हो गई थी, मैं जब जाके आया था वहां पर तो मैं नोट करके लाया था। वो टॉपिक आपको दोबारा एक बार पढ़ाने पड़ेंगे, तो उनकी पीडीएफ तब बनेगी क्योंकि कहीं गायब हो गई वो, तो फिर डलवा देंगे। देखो ये थोड़ा सा आंकड़ा आपको याद रखना है इतना, और ये आंकड़ा यदि आपको याद हो गया तो प्रजामंडल की लिस्ट भी याद होगी। मैंने बताया 1931 में दो, 1934 में फिर दो, 1936 में दो, 1938 में पांच, 1939 में तीन, 1942 में एक, 1943 में एक, 1944 में एक, 1945 में दो और 1946 में एक। देखो वैसे तो देखा जाए तो अपने नियम के अनुसार अपने यहाँ पर 18 की संख्या आनी चाहिए, लेकिन देखना एक बार संख्या कितनी आएगी। 2 + 2 4, 2 6, 6 5 11, 11 3 14, 15 16 17 18 19 और 20, यहाँ पे संख्या आ गई 20। यानी अपने दो प्रजामंडल बढ़ रहे हैं। एक तो ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने एक लाइन लिखवाई है कि राजस्थान में 19 देशी रियासतें थी और 19 देशी रियासतों में से 18 रियासतों में प्रजामंडल स्थापित हुए, तो 18 ही आनी चाहिए थी संख्या में, लेकिन यहाँ पे कितने आ रहे हैं 20। दो कौन से बड़े मैं वो भी बताऊंगा आपको, एक बार दोबारा देखना। अब देखना कि 1931 में दो है सीधा सीधा जयपुर प्रजामंडल, कपूरचंद पाटनी। अब कपूरचंद पाटनी यहां पर है तो इसका पुनर्गठन किया गया था जमनालाल, नहीं, सतीश जहांगीर कुशलगढ़ और शाहपुरा नहीं है, अभी मैं बताऊंगा। कपूरचंद पाटनी, और एक नाम और याद रखो तो आपको रखना है जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज इसके साथ, क्योंकि इसका पुनर्गठन किया गया था। फिर दूसरा है बूंदी प्रजामंडल, कांतिलाल और ऋषिदत्त मेहता, इसका दूसरा बूंदी प्रजामंडल हो गया। मारवाड़ प्रजामंडल की बात करें तो मारवाड़ प्रजामंडल में मास्टर भंवरलाल सराफ, और मास्टर भंवरलाल सराफ के साथ यदि देखा जाए तो इसमें देखो नाम और आ जाएंगे, वो आगे आ जाएंगे जयनारायण व्यास, भूरेलाल बया, लेकिन एक जयनारायण व्यास ही याद रखो आप। अब एक तो आपका ये बड़ा है, बढ़ने वाला हाड़ौती। देखो हाड़ौती कोई रियासत नहीं थी, हाड़ौती एक प्रदेश का नाम था जिसमें
आपके 3 रियासतें आती थी, जिसमें एक कोटा आती थी, एक बूंदी आती थी और एक झालावाड़ आती थी। तो यहाँ पर उन 3 रियासतों के अलावा हाड़ौती प्रजामंडल की भी स्थापना हुई, और हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा की गई थी। फिर है बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल की बात करें तो मग्घाराम वेद। फिर है धौलपुर प्रजामंडल। मैंने आपको बताया था कि यहां पर याद रखना है, कई आपकी पुस्तकों में 1939 भी दे रखा है। कल को आप लेके आओगे सर हमारे गुरुजी ने या हमारी पुस्तक में 1939 है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कई बुक्स में दे रखा है 1939, याद करना 1936। तो 1936 में क्या है? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा और करसन दत्त पालीवाल के द्वारा। फिर आगे 1938 में 5 है, 5 में सिंपल है। मेवाड़ प्रजामंडल बलवंत राय मेहता माणिक्यलाल वर्मा ने साथ दिया। शाहपुरा प्रजामंडल रमेश चंद्र ओझा लादूराम ने साथ दिया। फिर अलवर प्रजामंडल हरिनारायण शर्मा। फिर है भरतपुर प्रजामंडल गोपीलाल यादव। और फिर करौली प्रजामंडल त्रिलोक चंद माथुर। फिर है किशनगढ़। 1939 में 3 आ गए, किशनगढ़ प्रजामंडल, सिरोही प्रजामंडल और कोटा प्रजामंडल। यहां पर देखा जाए तो जमाल शाह है, जमाल शाह के बाद में यहां पर गोकुलबाई भट्ट है, और कोटा प्रजामंडल यानी हाड़ौती प्रदेश में कोटा और हाड़ौती का जो संस्थापक था वह है पंडित नैनूराम शर्मा ही था। नेक्स्ट 1942 की बात करें तो यहां पर कुशलगढ़ प्रजामंडल, ये दूसरा है आपके लिए, क्योंकि एकीकरण के समय मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में 3 ठिकाने हैं। क्या है? 3 ठिकाने हैं। तो ये ठिकाने में किया गया था, और 3 ठिकानों की बात करें तो एक लावा था, दूसरा था निमराना, तीसरा था कुशलगढ़। लावा की बात करें तो वर्तमान टोंक में था, पहले जयपुर रियासत के अधीन हुआ करता था। निमराना की बात करें तो ये अलवर में, और ये कुशलगढ़ की बात करें तो ये है बांसवाड़ा में। तो बांसवाड़ा रियासत का एक ठिकाना था, और वह ठिकाना कौन सा था? कुशलगढ़। वहां पर भी प्रजामंडल स्थापित हुआ, जो भंवरलाल निगम के द्वारा किया गया। बांसवाड़ा में प्रजामंडल 1943 में भूपेंद्र नाथ के द्वारा किया गया। फिर डूंगरपुर प्रजामंडल भोगीलाल पांड्या, वो 1944 में किया गया था। फिर प्रतापगढ़ प्रजामंडल 1945 में चुन्नीलाल और अमृतलाल पाठक के द्वारा किया गया, और 1945 में ही जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई मिठालाल व्यास के द्वारा। फिर झालावाड़ प्रजामंडल 1946 में, और ये किया गया था किसके द्वारा? मांगीलाल भव्य के द्वारा। ये तो आपका जनरल इंट्रोडक्शन। अब देखो यहां तक क्या था कि यदि किसी भी एग्जाम की बात करें तो 80% क्वेश्चन यहां से आने के चांसेस है। अब तक पढ़ा दिया उतने मैटर में 80% क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। देखो मैं ये नहीं कह सकता कि आगे से नहीं आते हैं, आगे से भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि यदि थोड़ा सा और हार्ड क्वेश्चन बनाना है तो वो आगे से बनता है। तो यदि आपके प्रजामंडल का पूरा टॉपिक याद नहीं होता है तो आप इतना मैटर याद कर लो, या तो अधिकांश लिस्ट से आपके क्वेश्चन आ जाता है, वैसे आता है लिस्ट से क्वेश्चन कि कौन से प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी, यही सिंपल क्वेश्चन आता है। यदि ऐसा नहीं आता है और डीपली क्वेश्चन बनता है तो फिर हम इनका डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे, और जो 20% चांसेस हैं और 20% चांसेस डिस्क्रिप्टिव भी है। अब यहां पर एक और है, क्योंकि प्रजामंडल का जब मैं आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ाऊंगा आपके लिए थोड़ा सा वो मतलब टफ भी रहेगा, क्योंकि प्रजामंडल की हर एक डेट से शुरू होती है, बिना डेट के शुरू ही नहीं होती है। तो आप इसको कंटेस्ट करो तो यहां तक एकदम कंटेस्ट कर लेना, और फिर आगे पढ़ो तो आगे पढ़ो तो आपका पहला आएगा, वो आएगा जयपुर प्रजामंडल। तो हेडिंग डाल लो जयपुर प्रजामंडल। अब देखो जयपुर प्रजामंडल तो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज थोड़ा सा कैमरे की सेटिंग और चेक करनी है। आप कह रहे हो ब्लैक एंड व्हाइट आ रही है, तो आज की क्लास तो यहीं तक रहेगी। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, लेकिन ये जो क्लास है वो कंटेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि यहां तक क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है।
इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट? अब टेंशन मत लो, आपकी क्लास में कोई ब्रेक नहीं आएगा जब तक आपके बचे हुए टॉपिक नहीं पढ़ा दिए जाएंगे। हाँ, कल पूरी क्लास लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पूरे 1 घंटे की नहीं, 1.25 घंटे की आपकी क्लास होगी, वो पूरी लेंगे कल। और कुछ पीडीएफ गायब हुई है, वो मैं सर के पास जाके आया था तो उन्होंने कहा ये पीडीएफ गायब है, तो आपका ये जो बचा हुआ पार्ट है वो मैं पूरा करवा दूं, फिर वो। 1 मिनट 1 मिनट। या आपने अभी नेहा पूनिया आपने कहा गागरोन का, मत करो। मैं ऊपर वाला एक बार मैसेज देख रहा हूँ। दो सेकंड रुको, 1 मिनट, मैसेज मेरे को पढ़ने दो। आप लगातार मैसेज करते हो, स्क्रीन से स्क्रॉल हो जाता है, मेरे माउस दूर है। आप एक बार, हाँ ये क्लास तो हो जाएगी। ये जो नेहा पूनिया ने वो बताया था गागरोन का नाम, वो वापस सेंड करना, वो स्क्रॉल हो गया ऊपर। दोबारा कर दो वो मैसेज रीसेंड। आवाज तो मेरे पास तो क्लियर है, आपके पास क्लियर क्यों नहीं आ रही? 1 मिनट में सेल चेंज कर लेता हूँ। सर आपने तो बोला था कि सिर्फ 5 जगहों के नाम बदले थे, लेकिन गागरोन का नाम भी तो बदला था, मुस्तफाबाद किया था महमूद खिलजी ने। ये महमूद कौन सा महमूद खिलजी है वो बताओ मेरे को आप। एक दूसरी चीज, मैंने ये नहीं कहा था कि 5 ही जगह, मैंने कहा मोस्टली जो 5 महत्वपूर्ण है उनका बदला था। अब ऐसे तो छोटे मोटे कोटा का भी नाम बदला हुआ है। आप बता रहे हो बूंदी कोटा का भी बदला हुआ है, गागरोन का भी बदला हुआ है, लेकिन मोस्टली जो महत्वपूर्ण शासक आते हैं वो 5 बताए थे। नहीं, आज की क्लास यहीं तक है बेटा जी, अब कोई क्लास नहीं होगी, कल होगी। कल का शेड्यूल मैं डलवा दूंगा सुबह ही। वो मैंने ये कहा था मोस्टली वो 5 हैं, जिसमें 3 खिलजी ने बदले थे। एक बदला था किसके द्वारा, अकबर के द्वारा, और एक बहादुर शाह प्रथम के द्वारा, वो मैंने मोस्टली कहे थे। ऐसे मतलब ऐसे डेडलाइन नहीं डाली कि इसके अलावा किसी के नाम बदले। छोटे मोटे बहुत से नाम बदले गए, कोटा का भी बदला है, बूंदी का भी, गागरोन का भी। ठीक है, बाकी धन्यवाद, फिर बाकी कल।